हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गार्गी क्लासेस। डेट आज की 12 जून 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के एडिटोरियल और आइडिया पेज से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट आर्टिकल द न्यू चार्टर, इसमें हम बात करेंगे न्यू अटलांटिक चार्टर के बारे में, जिसमें यूके के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन और दूसरी तरफ हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडन। तो जानेंगे क्या है पूरा मुद्दा। दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे पूरा डिटेल में द कॉर्नवेल कंसेंसस। अभी G7 मीटिंग हुई है, समिट हुआ है, उसको लेकर के ये आर्टिकल है। जानेंगे क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर राइटर प्रताप भानु मेहता जी। तीसरा आर्टिकल हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज लेसन फ्रॉम पंजाब, कि किस तरीके से पंजाब ने अभी स्कूल रैंकिंग में हाईएस्ट रैंक गेन की है, तो क्या लर्निंग्स हैं वो जानेंगे। सेडिशन लॉ के बारे में बहुत कुछ देख चुके हैं, बिल्कुल डिस्कस नहीं करेंगे। इधर किम जोंग उन जो कि नॉर्थ कोरिया के डिक्टेटर हैं, उनके बारे में है कि किस तरीके से हेयर स्टाइल को लेकर के वो बार बार अपने एक तरीके से थोप रहे हैं पॉलिसीज़ को, तो वो हमारे काम का नहीं है बिल्कुल भी। आगे देखते हैं। इसके अलावा फिर हम डिस्कस करेंगे आइडिया पेज से अ क्रिएटिव एंड लोकल वैक्सीन पुश, ये के केस स्टडी के तौर पे पढ़ेंगे, सबसे लास्ट में डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल को। बाकी दोनों आर्टिकल्स हमारे ज़्यादा काम के नहीं लगे, तो आप खुद देखना चाहो देख लेना। 4 आर्टिकल्स हैं, देखते हैं एक को। फर्स्ट आर्टिकल है द कॉर्नवेल कंसेंसस। आर्टिकल को लिखा है प्रताप भानु मेहता जी के द्वारा। ये देखो इंडियन एक्सप्रेस के लिए एडिटोरियल लिखते रहते हैं। तो देखो एक एक्सपेक्टेशन क्या थी, अभी G7 समिट जो कॉर्नवेल लंदन में वहाँ पे अभी समिट हुई है यूके में, तो ये था कि कहीं कॉर्नवेल समिट जो है कहीं कॉर्नवेल कंसेंसस के तौर पे तो नहीं निकल के आ रही है जो कि वॉशिंगटन कंसेंसस को रिप्लेस कर दे। देखो वॉशिंगटन कंसेंसस के बारे में जब भी आप पढ़ो, जैसे कि आपने कभी इकोनॉमी की बुक जब भी उठाई है, तो उसमें हमारे यहाँ पर जब LPG पॉलिसी अडॉप्ट की गई थी 1991 में, तो उसके पहले ऐसा क्या कंडीशंस थी जिनको हमें फॉलो करना पड़ा। उनमें से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, ये जो 3 थीम थी ना, ये सारी की सारी कहीं ना कहीं अपना ओरिजिन देख सकती हैं वॉशिंगटन कंसेंसस में, जिसमें गवर्नमेंट को अपना रोल डाउन करना था, अपने ट्रेड को इनको लिबरल करना था, प्राइवेट सेक्टर को इंप्रूव करना था, मार्केट फोर्सेस को काम करवाना था, वो सारी चीज़ें। तो ओवरऑल देखा जाए तो सरकार जो थी वो एक तरीके से फैसिलिटेटर के तौर पे निकल के आई, और इसके बाद में फिर जो मार्केट था, मार्केट फोर्स को बिल्कुल फ्री छोड़ दिया कि मार्केट फोर्स ही डिसाइड करेगा। पर हाँ, अगर कुछ डिसरप्टिव काम हो जाए अनकंट्रोल्ड मैनर में, तो सरकार वहां पर फैसिलिटेटर की बजाय कंट्रोल भी कर सकती है। तो कंडीशनल थी, लास्ट एकदम ऑप्शन था, इसको बोला गया था नियो लिबरलिज्म। ठीक है, और नियो लिबरलिज्म जो है वो ही कंटिन्यू अभी तक चलता आ रहा है। तो सवाल यह है कि कॉर्नवेल्स कंसेंसस जहां पर सरकारें अपने आप को फिर से असर्ट करती हुई दिखाई दे रही है, जिसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि आपने सुना है कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की जो बात चल रही है कि 15% टैक्सेशन हमें इंटरनेशनल जो भी कॉर्पोरेट जो बड़ी बड़ी कंपनियां ऑपरेट कर रही हैं उनके ऊपर हम 15% टैक्स लगा दें, इसकी बातचीत हमने बहुत बार की है। तो ऐसे में सरकार जो है वो मार्केट फोर्स को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि सरकार ने यहां से वॉशिंगटन कंसेंसस से थोड़ा सा टर्न ले लिया है और अब कहीं ना कहीं अपने आप को जो स्टेट है वो असर्ट कर रहा है। तो ये चीज यहां पर राइटर के द्वारा बताई जा रही है कि कॉर्नवेल कंसेंसस कहीं वॉशिंगटन कंसेंसस को रिप्लेस तो नहीं कर रहा है। समिट देखो बहुत ही ज़्यादा वेलकमिंग है। रीज़न क्या था, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब से पिछले 4 सालों तक, तो उन्होंने देखो USA की जो एक स्टेटस था ना इंटरनेशनल अफेयर्स में, वो डाउन हो गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने इनवर्ड देखना शुरू कर दिया था, अमेरिका फर्स्ट हर चीज़ में। ठीक है, जबकि अमेरिका की वैल्यू जब बनी थी, क्योंकि अमेरिका ने हमेशा से इंटरनेशनल अफेयर्स में ग्लोबल पुलिस का ही काम क्यों ना किया हो चाहे, पर वो उन्होंने अच्छे से परफॉर्म किया। तो अब थोड़ा सा नॉर्मलसी की एयर मतलब महसूस की जा रही है अमेरिका को लेकर के, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में भी और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में भी। और G7 जो है फिर से एक्शन में आया है, तो यहां पर एक्सपेक्टेशन ये आ जाती है कि ग्लोबलाइजेशन का एक नया ऑर्डर बन सकता है, ये एक एक्सपेक्टेशन सबने लगाई है। तो ऐसे में 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक तो ये कि मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स को फिक्स करना, और दूसरा जो टैक्स हेवंस है जहां पर कंपनियां अपना हेडक्वार्टर फिक्स करके और टैक्स की चोरी करती हैं, तो उनको क्लैंप डाउन करना है या फिर उनके ऊपर लगाम लगाना। तो ये 2 चीजें कहीं ना कहीं नई आई हैं, और ऐसे में कहीं ना कहीं ये नया ग्लोबल ऑर्डर क्रिएट कर सकती है, ग्लोबलाइजेशन का एक नया पैटर्न देखने को मिलता है। पर सवाल ये आ जाता है, क्या इस समिट ने इस रिलेशनशिप को रिन्यू करने की बात की, जिसमें एक तरफ है मार्केट और दूसरी तरफ है सरकार। तो इसके लिए 3 पॉइंट यहां पर राइटर बताना चाह रहे हैं कि 3 पॉइंट ऐसे हैं जो कि रीडिफाइन करने की तरफ इंडिकेशन करते हैं। पहला पॉइंट देखो, एक ये
कि अब सरकारें जो हैं वो धीरे धीरे अपने आप को असर्ट करना शुरू कर चुकी हैं। ये लिख लो आप कि सरकारें जो हैं धीरे धीरे अपने आप को असर्ट करना शुरू कर चुकी हैं, क्योंकि नियो लिबरलिज्म जब शुरू हुआ था तो उसकी बात आज अगर देखी जाए तो वहां पर आपको एक इम्बैलेंस सा देखने को मिलेगा, जिसमें ये टेक्नोलॉजिकल फील्ड में बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं जैसे गूगल, अमेजॉन या फिर बड़ी कंपनियां जो भी हैं, ये कहीं ना कहीं अपनी पकड़ बहुत ज़्यादा बना रखी है इन्होंने। ट्विटर की बात ही कर लो, फेसबुक की बात ही कर लो, तो ये कहीं ना कहीं स्टेट्स को चैलेंज कर रही हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में स्टेट, दैट मीन सरकार ने अपने आप को रीअसर्ट करना शुरू कर दिया कि भाई हमें कैसे ना कैसे करके कंट्रोल बनाना पड़ेगा, नहीं तो अब हमारे हाथ से लगाम निकल जाएगी। तो ऐसे में नियो लिबरलिज्म जो है वो अनवील्डी रह गया है। अनवील्डी का मतलब होता है अनहैंडी या फिर बोझल होने लग गया है, या इम्प्रिसाइज, कि कहीं ना कहीं अब एक्यूरेसी बहुत कम आ रही है, सरकारों के फेवर में ज़्यादा रिजल्ट नहीं आ रहा। बट यहां पर एक चीज़ आ जाती है कि जो आइडिया है कि जहां पर नियो लिबरलिज्म में ये कहा गया था कि मार्केट जो है वो ही लीड करेगा, स्टेट जो है वो मार्केट को फॉलो करेगा। तो यहां पर मार्केट जो है वो डिसिप्लिन डिसाइड करेगा, किसका? स्टेट का। ये पॉइंट था नियो लिबरलिज्म में। पर हुआ क्या इसका रिजल्ट? टेक्नोलॉजिकल जाइंट बहुत बड़े बन गए, और ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं एक ऐसा काम हो गया है कि इकोनॉमीज को वाइब्रेंट तो बनाया कि नहीं बनाया इस नियो लिबरलिज्म ने, कि हाँ बहुत डेवलपमेंट आएगा जब आप अपने ट्रेड को, अपने इंडस्ट्रीज को इनको लिबरल कर दोगे, लाइसेंस का रोल है वो हटा दोगे। पर इसका एक चीज़ तो हो गया है कि जो कुछ कॉरपोरेट पावर्स है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पावरफुल बनती चली जा रही हैं, जिसका आप एग्जाम्पल आज चलते ही देखते हो। ठीक है, बिटकॉइन जैसी बड़े एक डिसरप्टिव चेंजेस आना, ये अपने आप में इन सरकारों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि वो बिल्कुल डिसेंट्रलाइज्ड है। अब जब सरकारों के हाथ में पैसे का लेन देन ही नहीं रहेगा तो आप कैसे उनकी बात मानोगे? आज अगर घर में आप किसी की बात सुनते हो तो उसके पीछे कहीं ना कहीं आपने ये चीज़ नोटिस की होगी कि उसके हाथ में इकोनॉमिकल कुछ ना कुछ कंसंट्रेशन रहती है। तो वही चीज़ यहाँ पर है कि सरकारें जो हैं वो कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर कंसर्न है, और उसमें और भी जो टेक्नोलॉजिकल कंपनीज है, जैसे कि फेसबुक की बात करो, चाहे गूगल की बात करो, कितने ज़्यादा इनके अगेंस्ट में केसेस चल रहे हैं, कितनी ज़्यादा इनके ऊपर अटैक किए जा रहे हैं कि भाई आप ये अपनी पॉलिसी चेंज करो, ये मत करो। वो सारी वजह क्या है? कहीं ना कहीं सरकार अपने आप को असर्ट कर रही है। इसको आप लेफ्टवर्ड टर्न भी बोल सकते हो। मतलब लेफ्ट का मतलब हो गया आप सोशलिज्म या कम्युनिज्म की तरफ जा रहे हो, जहां पर सरकार अपने हाथ में सब कुछ लेकर के चलना चाह रही है। तो एक ट्रेंड आपको फील हो रहा होगा कि कहीं ना कहीं कुछ कम्युनिज्म वाला सेंस आ रहा है यहां पर, क्योंकि डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट लिबरलाइजेशन, या फिर आप लिबरल वे में काम कराते हो कि भाई आप में जितना एफर्ट है लगाओ, काम करो। पर उसके चलते कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन में भी आपने डेमोक्रेटिक मैनर में काम करवाना था। पर हुआ क्या? ऐसी परिस्थितियों में ग्लोबलाइजेशन में भी आपको विनर्स एंड लूजर्स मिले, जो हम नेक्स्ट पॉइंट में डिस्कस करेंगे। पॉइंट यह है कि अब पॉपुलिस्ट रिवोल्ट देखने को मिल रहा है, और कहीं ना कहीं सरकारें जो हैं वो अपने हाथ में ज़्यादा पकड़ बनाए रख रही हैं। तो इसी चीज़ को आप देख सकते हो, एक तो टेक्नोलॉजी की जो मोनोपोली बन रही है उसको रोकना, और एक उनके ऊपर टैक्सेशन लगाना, ये इसमें कहीं ना कहीं ग्लोबल कोऑर्डिनेशन देखने को मिल रहा है। ये G7 की पहला एक पॉइंट है जो हमें समझाता है कि हाँ चेंजेस होने वाले हैं ग्लोबलाइजेशन में। दूसरा पॉइंट यह आ जाता है, जब भी G7 या G20 कंट्रीज की बात आती है तो इन कंट्रीज के बारे में हमने जब भी पढ़ा है, वो कब पढ़ा कि कहीं पर कोई फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया तो इन ग्रुप्स ने मिलके कुछ बड़ा काम किया है। ग्लोबल कैपिटलिज्म को प्रमोट करने के लिए इन ग्रुप्स ने बहुत काम किया है। बट आज की जो परिस्थिति है वो बिल्कुल अलग है। वजह क्या थी? जब 2008 की अगर बात करें, देखो G20 1997 के लगभग एग्जिस्टेंस में आ गया था, बट एक्टिवेट कब हुआ? 2008 में। परिस्थितियां क्या थी? सब प्राइम क्राइसिस का आना, बैंकों का फेल हो जाना, एक बबल क्रिएट हो जाना लोन का, और उसके चलते इकोनॉमीज का डिक्लाइन करना शुरू कर देना। तो उस परिस्थिति में प्राइवेट सेक्टर ने कहीं ना कहीं रिस्क पे ला दिया था पूरे ग्लोबल इकोनॉमी को। सप्लाई चेन्स में इशू आ गया था। आप देखोगे वेस्ट तब से ही डिक्लाइन कर रहा है, जिसमें यूरोप आ जाता है और ये जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज हैं, ये तब से ही डिक्लाइन कर रहे हैं। तब से ही चाइना अपने आप को इमर्ज कर रहा है, अपने आप को असर्ट कर रहा है। तो ऐसे में क्या हो गया कि ये G7 और G20 कंट्रीज की और ज़्यादा रेलेवेंस बनती चली जा रही है, और सेम चीज़ आप देख सकते हो। पर सवाल यहाँ पर राइटर क्या दे रहे हैं कि सप्लाई चेन की वल्नरेबिलिटीज़ को अगर हम देखें, जैसे ग्लोबल इकोनॉमी की हम बात कर रहे हैं, तो ग्लोबलाइजेशन 1990s के बाद में ज़्यादा पीक पे आया है। तो ऐसे में
जो कंट्रीज अपने आप को असर्ट कर पाए, सो कॉल्ड डेवलप कंट्रीज जो हैं, सो कॉल्ड तो क्या डेवलप्ड ही हैं, वो डेवलप्ड कंट्रीज जो हैं वो तो देखो एक तरीके से विनर्स के तौर पे इमर्ज होकर के आए हैं, और बाकी जो कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं लूजर होते चले गए। तो ये ग्लोबलाइजेशन का एक बहुत बड़ा डिफेक्ट निकल के आया था। तो ऐसी परिस्थितियों में अगर आज के टाइम पे कोई पॉलिटिकल एक्शन लिया जाए, कि मान लो कि इंटरनेशनल अफेयर्स की बात करें, जैसे कोविड 19 की बात करो आप, ठीक है, कोविड 19 आउटब्रेक आया, इंडिया ने क्या कहा कि हम चाइना के प्रोडक्ट्स पे डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। एक तो वजह क्या थी, क्योंकि ईस्टर्न लद्दाख में चाइना ने अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश की, तो हमने क्या कहा कि हम आत्मनिर्भर भारत अभियान शुरू कर रहे हैं। कितना क्रिटिसिज्म देखने को मिला, क्योंकि इंटरनेशनली जो एक सिनेरियो बना हुआ है कि भाई हमें अगर इकोनॉमी को ग्रो करना है तो आपको ओपन होना पड़ेगा, जो ट्रेंड है उसके अगेंस्ट में आप कैसे जा सकते हो, नहीं तो हम एक बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं बनेंगे, बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं बनेंगे तो एक सुपर पावर बनने का सपना आप कैसे देख सकते हो। तो ऐसे सवाल उठने लग गए थे। तो राइटर भी इसी चीज को डायरेक्टली इनडायरेक्टली समझाना चाह रहे हैं कि अगर इंटरनेशनली ग्लोबलाइजेशन के चलते दो धड़े बन गए, एक तो जीतने वाले, एक हारने वाले, क्योंकि सभी जीते नहीं है ग्लोबलाइजेशन में, कुछ देश ऐसे हुए हैं जिन्होंने बहुत नुकसान का सामना किया है। तो ऐसे में अगर वो लूजर्स अगर डोमेस्टिक फैक्टर्स को देख करके कुछ एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं खुद के रिवाइवल के लिए, तो उनके ऊपर दबाव बनता है इंटरनेशनल कि भाई आप ऐसा नहीं कर सकते हो। तो ऐसी परिस्थितियों में ग्लोबलाइजेशन तो लूजर्स के लिए और ज्यादा लॉस का काम हो गया। वो तो चलो ठीक है कि G7 समिट में एक चीज अच्छी की जा रही है, वो ये कि हेल्थ को एक ग्लोबल गुड के तौर पे देखा जा रहा है, एक पब्लिक गुड, ग्लोबल पब्लिक गुड के तौर पे देखा जा रहा है, और उसके चलते लगभग 1 बिलियन वैक्सीन का जो है सप्लाई करने की बात की जा रही है। पर राइटर एक चीज यहां पर एक केवियट दे रहे हैं, एक वार्निंग दे रहे हैं कि अगर आपको वाकई में इस चीज को पब्लिक गुड के तौर पे कंसिडर कर रहे हो, हेल्थ को, एनवायरनमेंट को, तो आपको इस पर काम करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक बातें बहुत हो गई है, काम अभी तक भी नहीं हुआ है। और ग्लोबल पब्लिक गुड का यूज करके आप ग्लोबल ऑर्डर को अगर फिक्स करना चाहते हो, वो भी देखो अभी तक देखा नहीं गया है। कहने का मतलब अभी तक तो क्या था, इंटरेस्ट वाली बात थी, पैसे वाली बात थी, पर आप ग्लोबल पब्लिक गुड जैसे कि हेल्थ, कोविड 19 ने बता दिया, अगर हेल्दी एक भी नहीं है तो इसका मतलब पूरी दुनिया अनहेल्दी है, ये मान के चलो आप। दूसरी तरफ एनवायरनमेंट, अगर क्लाइमेट चेंज इसी तरीके से चलता रहा तो कोई एक देश ही इसका डिजास्टर का सामना नहीं कर रहा है, इसके कॉन्सिक्वेंसेज का सामना पूरी दुनिया को करना पड़ेगा। तो ऐसी परिस्थितियों में देखने की बात है कि ग्लोबल पब्लिक गुड कितना शो करता है कि ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस जो है वो मैनेज होती है कि नहीं होती। थर्ड पॉइंट यहां पर आ जाता है कि आज जियोपॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में देखें तो कोल्ड वॉर की सी सिचुएशन बन रही है। दो कोल्ड वॉर हैं, एक तरफ तो G7 है और G7 समिट होना, और दूसरी तरफ चाइना का अपने आप में इमर्ज होना, एक पॉइंट। दूसरी तरफ आप देखोगे तो डेमोक्रेसी जो है वो तो एक तरफ है ही, पर दूसरी तरफ कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियन रिजीम भी अपने आप की पकड़ बनाने लग गया है। तो एक तो देखो आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट हो गया, और दूसरा ये कंट्री टू कंट्रीज के बीच में एक गैप आने लग गया है। तो अथॉरिटेरियन रिजीम जो पॉइंट है वो चाइना से एसोसिएटेड नहीं है, चाइना से ज्यादा एसोसिएटेड ये है कि रशिया में जो रिजीम अभी चल रहा है, या बेलारूस का हमने एक इंसिडेंट देखा था कि एक प्लेन को जाते टाइम पे अचानक से फाइटर जेट आता है और उसको रोकता है और उसको वहीं पे इमरजेंसी लैंडिंग करवा देता है कि नीचे उतरो, आपके प्लेन के अंदर एक जर्नलिस्ट बैठा है जो कि बेलारूस की सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी के लिए खतरा हो सकता है, इसलिए इसको बाहर निकालो यहाँ से। तो परिस्थितियाँ ऐसी बन रही है कि अथॉरिटेरियन रिजीम लगातार इमर्ज हो रहा है, और चाइना और वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में जो खींचतान है वो लगातार बनती चली जा रही है। तो ये एक रियलिटी और आ रही है। तो यूएस और यूरोप कहीं ना कहीं जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, डेमोक्रेटिक आइडियाज को ये अपहेल्ड करने की बात करते हैं, यहां पर भी इंटरनली कहीं ना कहीं एक ऐसा धड़ा तैयार हो रहा है जो कहीं ना कहीं अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ बढ़ता चला जा रहा है। तो ऐसे में एक नया ही माहौल बन गया है कि G7 कंट्रीज अब कैसे एक डेमोक्रेटिक सिविलाइजेशन को फंक्शनल बनाए रखते हैं, ये भी एक बड़ा मुद्दा आ गया। तो 3 मुद्दे यहां पर मेन थे। अब राइटर आगे बोलना चाह रहे हैं, देखो कि हमें इल्यूजन में रहने की जरूरत नहीं है कि भाई ग्लोबलाइजेशन के चलते कहीं बहुत ही बढ़िया काम हुए हैं, क्योंकि एक तो आपने देखा कि सेंट्रल डिस्ट्रीब्यूटिव कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत सारे देखने को मिले ग्लोबलाइजेशन के। देखो पॉइंट क्या है कि अभी एक तरफ तो ग्लोबलाइजेशन है और दूसरी तरफ जो इस ग्लोबलाइजेशन के चलते जो गैप्स आ गए वो, और रही सही में ये जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, कॉन्फ्लिक्टिंग इश्यूज जो चल रहे हैं, चाहे आइडियोलॉजी को लेकर के देखो, या सुपर पावर की जो कंपटीशन है, या फिर आप इंटरनली किसी भी कंट्री के अंदर कुछ ना कुछ ये कॉन्फ्लिक्ट चलते रहते हैं, तो बोले ये कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के लिए, खुद के लिए भी खतरा है, और ग्लोबलाइजेशन ही इनका एक कारण भी है। दोनों चीजें आप देख सकते हो।
अब G7 प्रपोजल की अगर बात की जाए, कॉन्फ्लिक्टिंग कैसे होता है वो देखो आप, कि G7 प्रपोजल आया है कि हम टैक्सेशन पे कोऑर्डिनेट करेंगे, पर राइटर यहाँ पे एक रिपोर्ट को कोट कर रहे हैं। वो रिपोर्ट है यहाँ पर टैक्स जस्टिस नेटवर्क्स की द स्टेट ऑफ टैक्स जस्टिस रिपोर्ट। इसमें ये बोला जा रहा है कि जो कंट्रीज यहाँ पर एंगेज कर रहे हैं उन कंट्रीज में से यूके और यूएस, टोटल 5 ऐसे कंट्रीज बताए हैं, 5 ऐसे टेरिटरीज बताई हैं जो कि इस ग्लोबलाइजेशन के चलते बहुत फायदे में आई है, जिनमें एक तो है यूके और यूएस। दोनों की दोनों कंट्रीज इस चीज को लेकर के क्या राजी होंगी कि वो उनके हाथ में जो टैक्सेशन का है बहुत बड़ा ग्लोबल इकोनॉमी का बहुत बड़ा हिस्सा है, अगर इनके हाथ लगता है तो ऐसे में क्या ये चाहेंगे कि ग्लोबल टैक्सेशन मिनिमम फिक्स हो। एक चीज क्या आ जाती है, क्या आप कोशिश ये कर रहे हो कि G7 में टैक्सेशन के ऊपर कोऑर्डिनेशन इसलिए कर रहे हो कि कंट्रीज एक तरीके से कंपीट ना करे, ग्लोबल रेस ना लगे और कम से कम टैक्स करने की कोशिश ना करे, क्योंकि कम से कम टैक्स करने की कोशिश मैंने आपको बताया था, एक तरफ इंडिया है, एक तरफ यूएस है, एक तरफ चाइना है एग्जाम्पल के तौर पे। अब इंडिया में अगर टैक्सेशन कम से कम रखेगी सरकार तो कंपनीज ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होगी कि नहीं। अब मेक इन इंडिया और ये क्या था कि आपने क्या किया, मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर 15% तक, मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स के ऊपर, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग फॉर्म्स पे केवल 15% टैक्सेशन लगाया, तो ऐसी परिस्थितियों में ये कंपनियां ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होकर के इंडिया में इन्वेस्ट कर रही हैं। चाइना ने कैसे अट्रैक्ट किया था, एग्जैक्टली यही किया था। तो पॉइंट यहां पर यह आ जाता है कि एक तरफ तो आप इस बॉटम की तरफ जाती हुई रेस को रोकना चाह रहे हो और दूसरी तरफ ये टैक्स जस्टिस नेटवर्क्स की ये जो रिपोर्ट है वो अलग ही अपने को इमेज दिखा रही है, जो मैंने अभी आपको बताया कि वर्ल्ड के 5 ऐसी टेरिटरीज जो कि अभी इंटरनेशनल टैक्सेशन से बहुत ज्यादा फायदे में आ रही हैं, वो है यूनाइटेड स्टेट्स, नेदरलैंड्स, यूनाइटेड किंगडम और दो और हैं जिनमें एक तो कैमन आइलैंड्स हैं और एक आ गया आपका लग्जमबर्ग। बोले ये 5 ऐसी टेरिटरीज हैं जो कि दूसरे देशों को टैक्स में नुकसान करके खुद का फायदा कर रही हैं। नंबर 1, क्या यहां पर यूएस और यूनाइटेड किंगडम ऐसा चाहेगा कि अपनी ये बेनिफिट्स को लूज करे? दूसरी चीज, यूनाइटेड स्टेट्स, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, हांगकांग, ये ऐसे कंट्रीज हैं जो कि फाइनेंशियल सीक्रेसी इंडेक्स में टॉप पे आ रहे हैं। इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर कोई भी कॉरपोरेट अपनी प्रॉपर्टी को छुपा करके रखना चाहे तो उनको प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ऐसे में क्या ये अपने यहां पर स्टैब्लिश बड़ी बड़ी कंपनियों को चैलेंज कर पाएंगे ये कंट्रीज? तो ये बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्टिंग चीज अपने आप में। तो राइटर एक ही चीज बोल रहे हैं कि आप कॉर्पोरेट टैक्स की बात कर रहे हो 15% लगाने की, कि हाँ इंटरनेशनल मिनिमम टैक्स की बात करें और जो कि विजिबल होगा, तो ये इनविजिबल या हाइड रखने वाली जो प्रॉपर्टी का मुद्दा है यूएस में, सिंगापुर में, हांगकांग में, इनमें, तो क्या वो अलाउ करेंगे क्या? ये एक बहुत बड़ा मुद्दा आ जाता है। इसकी तो यहां पर बार्गेन करना अपने आप में बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगी कि बातचीत तो हो गई, पर जो प्रॉब्लम आएगी ना वो डिटेलिंग में आएगी, क्योंकि जब इन डेप्थ स्टडी की जाएगी एक एक कंट्री के द्वारा। और इसी चीज को लेकर के देखो, हमने पहले भी 2 आर्टिकल्स देखे थे, कल भी देखा था, एडिटर के ओपिनियन थे उसमें, तो उसमें उन्होंने कहा था कि हमें सोच समझ करके आगे चलने की जरूरत है। ठीक है, बातचीत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपन तो रखना है हमें, पर हमारे इंटरेस्ट जहां पे हम प्रोटेक्ट कर पाएं उन पर काम करने की जरूरत है। इसके अलावा क्लाइमेट चेंज के मुद्दे की बात करें, एम्बिशियस टारगेट्स पहले भी देखो पेरिस में किए जा चुके हैं, ठीक है, उन पर काम अभी तक भी नहीं हो पाया है, पर फिर भी लग रहा है कि हाँ जो बाइडेन की प्रेसिडेंटशिप अब शुरू हुई है तो उसमें कुछ आउटकम निकल जाए। सिमिलरली लेबर रिफॉर्म्स भी देखने को मिल सकते हैं, हाँ कुछ लेबर स्टैंडर्ड चेंज हो, पर समस्या कहाँ आ जाती है कि लेबर स्टैंडर्ड्स कहीं ना कहीं उस तरीके से तैयार किए जाएंगे जो कि कहीं ना कहीं डोमिनेंस ऑफ एडवांस इकोनॉमीज कंटिन्यू रखे। मतलब जो भी बड़े ये डेवलप्ड कंट्रीज हैं ये अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके वहां पर लेबर स्टैंडर्ड को फिक्स करेंगे, तो इन दोनों में भी कहीं ना कहीं कंटेंशन बना हुआ, कहीं ना कहीं खींचतान बनी रहेगी। इसके अलावा न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात हम ऑलरेडी कर ही चुके हैं। अब इसमें भी एक बड़ी पेचीदगी आ रही है, वो ये कि जब लिबरलिज्म की बात आई थी, एलपीजी पॉलिसी हमने की, तो उसमें देखो व्यापार पे बहुत ज्यादा फोकस किया गया था, पर आज की अगर परिस्थिति देखो तो फाइनेंस बहुत मैटर करता है, जिसमें इंश्योरेंस हो गया, बैंकिंग सिस्टम हो गया, ये सारा। बट फाइनेंस के ऊपर फोकस कम किया जा रहा है, क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं एक वो होता है ना, फाइनेंस में क्या होता है, सेंट्रलाइजेशन होता है ज़्यादा से ज़्यादा। अब किसी भी एक कंट्री के पास में ज़्यादा पावर है तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं इकोनॉमी को घुमाने का उनका हाथ में पूरी एक सिग्नल रहता है, या फिर आप कह सकते हो स्ट्रेंथ रहती है।
तो जो टाइम लिबरलाइजेशन के टाइम पे, या आप कहोगे जो इंडस्ट्रियल कैपिटल का टाइम हुआ करता ना, कोई ज़माने में इंडस्ट्रियलाइजेशन आया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, बोला उस टाइम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आज रेलेवेंस जो है ना पॉलिटिकल इकोनॉमी में, वो है फाइनेंस की। तो फाइनेंस पर ध्यान रखने की ज़रूरत है, एक रेजिलियंट फाइनेंशियल सिस्टम बनने की ज़रूरत है, जहां पर ग्लोबल इकोनॉमीज अगर कोऑर्डिनेट करेंगी तो ही अच्छे से काम होगा। 2008 के जो सब प्राइम क्राइसिस थे वो क्या थे, फाइनेंशियल इशू पर ही तो थे। सेम चीज़ फिर राइटर आगे बोल रहे हैं कि देखो G7 की थिंकिंग एकदम सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर सवाल ये आ जाता है कि आपको जो लीडरशिप है ना G7 कंट्रीज़ की, जहाँ पर देखो इंडिया के लीडर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ आप देखोगे साउथ अफ्रीका भी है, कोरिया भी है, इनके लीडर्स भी उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया है। तो ऐसे में एक नया प्रिंसिपल तैयार करने की ज़रूरत है, जिससे कि वर्ल्ड इकोनॉमी रेजिलियंट हो, वर्ल्ड ग्लोबलाइजेशन रेजिलियंटली काम कर सके, इंक्लूजन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ कंट्रीज फायदे विनर हो गए और बाकी सारे लूजर हो गए, ऐसा नहीं होना चाहिए। पब्लिक गुड्स जैसे कि एनवायरनमेंट और हेल्थ, इन पर भी ध्यान देने की जरूरत है। बातचीत तो हो रही है, पर सवाल यह है कि आप केवल और केवल डेवलप्ड वर्ल्ड के इंटरेस्ट में अगर काम करोगे तो फिर वो मतलब नहीं रह जाता है। अगर सबके लिए बराबर काम करोगे तब जाकर के कॉर्नवेल कंसेंसस है ना, वो कहीं ना कहीं एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए बन के निकलेगा। तो ये था कॉर्नवेल कंसेंसस और वॉशिंगटन कंसेंसस के बीच का पूरा मुद्दा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ न्यू चार्टर। देखो यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन और अभी निकले हैं यूरोप के टूर पे, जहां पे वो न्यू अटलांटिक चार्टर साइन कर सकते हैं ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन के साथ में। देखो ये एंग्लो अमेरिकन फेद है एक तरीके की डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को अपहेल्ड करने की। पहला, अब बात करो, पहला अटलांटिक चार्टर जो था वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे हुआ था, जिसमें एक तरफ तो यूएस प्रेसिडेंट थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और दूसरी तरफ थे विंस्टन चर्चिल, जो कि प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे यूके के। तो इनके बीच में अगस्त 1941 में ये एक एग्रीमेंट हुआ था। इसमें मेन मुद्दा क्या था कि कहीं ना कहीं डेमोक्रेसीज को अपहेल्ड करना था, और दूसरी तरफ आपको पता था धीरे धीरे अब लड़ाइयाँ, अथॉरिटेरियन रिजीम चल रहा था हिटलर का, तो उसको तो चलो 1942-43 में लगभग ख़त्म कर दिया था, और रिजल्ट आपको पता ही है कि 1945 में हो चुका था कि हाँ जो अलाइड है वो तो जीत गए और एक्सेस हैं वो हार गए। ठीक है, पर उसके बाद में भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में भी जब नया ग्लोबल ऑर्डर बना, जिसमें कि जो अलाइज जो थे, जिसमें यूएसएसआर और यूएसए एक तरफ से लड़ रहे थे, उन दोनों के बीच में भी खींचतान होने लग गई थी, क्योंकि स्टालिन के रूलिंग के अंडर में यूएसएसआर ने अपने आप को असर्ट करना शुरू कर दिया था, जो कि बहुत बड़ी टेरिटरी थी, पर वो कम्युनिज्म या सोशलिज्म पे काम कर रही थी। जबकि वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात करें तो इन कंट्रीज के अंदर आइडियोलॉजी कौन सी चल रही थी, डेमोक्रेसी के ऊपर काम कर रहे थे। तो डेमोक्रेटिक इशू और दूसरी तरफ आप देखोगे सोशलिज्म, इनके बीच में खींचतान होनी शुरू हो जाती है, रिजल्ट होता है कोल्ड वॉर। ठीक है, इसके अलावा ये जो नया अटलांटिक चार्टर आज की अगर बात करें तो इसमें भी कहीं ना कहीं यही चीज हिडन है कि एक तरफ तो वेस्ट जो कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज को, जो फर्स्ट अटलांटिक चार्टर था, उन्हीं वैल्यूज को अपहेल्ड करने की कोशिश कर रहा है और अपनी रेलेवेंस को बनाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ अथॉरिटेरियन पावर जैसे कि चाइना, उसको चैलेंज भी करना है। अब देखने वाली बात यह है कि अभी मुद्दे कुछ और भी हैं, जैसे कोविड-19 पैंडेमिक या फिर क्लाइमेट चेंज, ये भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिन पर भी आगे ही एग्रीमेंट होगा, पर जो कोर है वो कहीं ना कहीं पहले वाला ही है बना हुआ है। अब देखो ये जो पूरा न्यू अटलांटिक चार्टर है, जिसको हम बोल रहे हैं यहाँ पर यूके और यूएस के बीच में या वेस्टर्न कंट्रीज के बीच में, तो यहाँ पर ट्रिपल सी थ्योरी काम करने वाली है, जो कि चाइना, कोरोना और क्लाइमेट चेंज, ये तीन मुद्दों पर काम होगा। ठीक है, अब बाइडेन जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि वेस्टर्न कंट्रीज को अपने साथ में लिया जाए, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे एक ट्रांजैक्शनल रिलेशन जब यूएस के होने लग गए थे ना वेस्टर्न अलाइज के साथ में, तो रिलेशन बहुत वीक हो गए थे। तो ऐसे में वेस्टर्न कंट्रीज खुद अपने आप को कहीं यूं समझने लग गए थे कि भाई अब विश्वास नहीं किया जा सकता यूएसए पे। पर बाइडेन के आते ही अब बाइडेन का यूरोप के टूर पे जाना, G7 समिट अटेंड करना और नेटो ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं उनके साथ में अपनी मीटिंग करना, और यूरोपियन यूनियन जो कि 27 कंट्रीज का एक ब्लॉक है उसके साथ में अपनी एंगेजमेंट दिखाएंगे। तो ऐसी परिस्थितियों में कहीं ना कहीं उनको एक रिलीफ की सांस मिली है, और उसी चीज को कहीं ना कहीं यहां पर कंटिन्यू करना चाह रहे हैं जो बाइडेन। ठीक है, अब ये जो नेटो अलायंस को रिजुविनेट करना,
अमेरिका की खुद की जो स्टैंडर्ड रिलेशनशिप थी, जो कहीं ना कहीं आप देख सकते हो डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे वीक हो गई थी, उस रिलेशनशिप को भी कहीं बूस्ट मिलेगा। और तो G7 का मुद्दा जो हमने ऑलरेडी देख ही लिया। तो नेटो तो देखो पहले केवल और केवल किस चीज़ के लिए था, मिलिट्री बर्डन शेयरिंग के लिए, कि हाँ भाई यूएसएसआर को हमें कंट्रोल करना है तो नेटो को हमें स्ट्रांग बना करके रखना है, वो कंटिन्यू था। बट आज की जो परिस्थिति है वो ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी पर भी ध्यान देना है, तो CCC कॉन्सेप्ट हमने ऑलरेडी देख ही लिया। देखो अगर ये परिस्थितियां देखें तो इनमें आपको यूरोप और यूएस जो है वो चाइना के अगेंस्ट जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में दो ऐसे कंट्रीज जो कि यूरोप के ही मेंबर हैं, यूरोपियन यूनियन के ही, वो इस एक रिज का या फिर ये जो गैप है, इस गैप को यूटिलाइज करेंगे, जिनमें एक तो जर्मनी जो कि हो सकता है बीजिंग के साथ एंगेज ज्यादा करे, दूसरा है फ्रांस जो है वो अपनी यूरोपियन स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की डिमांड करेगा कि हमें यूएसए की डिक्टेटरशिप में नहीं रहना। तो चैलेंज जो है जो बाइडेन के सामने जर्मनी के साथ बात करने की, और साथ में फिर बाद में फ्रांस के साथ में, क्योंकि दोनों अलग अलग अपना सोचना है। एक को ऑटोनॉमी चाहिए तो जर्मनी कहीं ना कहीं बीजिंग के साथ में एंगेज करेगा। अब बात आ जाती है देखो कि G7 में इंडिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया के लीडर्स भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो वर्चुअली वहां पर पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो ऐसे में हमारे लिए क्या है वो देखने वाली बात है। जब ओल्ड अटलांटिक चार्टर साइन हुआ था उस टाइम पर हमारे यहां पर राष्ट्रवाद की भावनाएं जग रही थी, हम इंडिपेंडेंस की स्ट्रगल कर रहे थे। तो उस टाइम पर तो देखो उस चार्टर का टारगेट क्या था, विंस्टन चर्चिल क्या था, एकदम रेडिकल आदमी था। रेडिकल क्या मतलब, बिल्कुल कंजर्वेटिव आदमी था। उस बंदे ने बिल्कुल भी कोशिश नहीं की कि इंडिया को लिबरलाइजेशन मिले, इंडिया फ्री हो। वो तो क्लेमेंट एटली बनते हैं, फिर उसके बाद में प्राइम मिनिस्टर, फिर उसके बाद में हम थोड़ा सा फ्री होना शुरू होते हैं, जबकि वो क्या लेबर पार्टी से बिलोंग करते, ये कंजर्वेटिव पार्टी के थे विंस्टन चर्चिल। तो क्या मुद्दा था ओल्ड चार्टर के अंदर कि भाई इंडियन नेशनलिज्म को कैसे भी करो सप्रेस करो और वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को इमर्ज कराओ, ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग बनाओ। तो ऐसे में इंडियन नेशनलिज्म को आप सप्रेस कर रहे हो और दूसरी तरफ वेस्टर्न इंस्टीट्यूशंस को राइज कर रहे हो, तो इंडिया के और वेस्ट के बीच में जो कॉपरेशन था वो बहुत कम था इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। क्योंकि हमने क्या डिसाइड किया कि न तो हम यूएसए की तरफ जाएंगे ना यूएसएसआर की तरफ जाएंगे, हम नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की तरफ जाएंगे, नॉन अलाइन मूवमेंट की तरफ मूव करेंगे, नैम को फॉलो करेंगे। तो वही चीज कहीं ना कहीं कंटिन्यू रही। बट आज की परिस्थिति की अगर बात करो तो परिस्थितियां बदल गई है। आज के टाइम पे वेस्ट और इंक्लूडिंग यूएसए और यूरोप, ये सब कहीं ना कहीं चाइना को कंटेन करने के लिए, चाइना की इमरजेंस को कंट्रोल करने के लिए एशिया में अगर रिलायबल कोई पार्टनर देखते हैं तो वो इंडिया देखते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में इंडिया के इंडिपेंडेंस के टाइम पे जो माहौल था उसका मतलब डिफरेंट माहौल अभी आप देख पा रहे हो। तो अभी जो एंग्लो अमेरिकन एफर्ट्स हैं जहां पर वेस्टर्न कंसल्टेशन हो रही है, तो इंडिया जो है वो अपने रिलेशंस को और ज्यादा एक स्ट्रांगली रखेगा, क्योंकि इंडिया की अब रिलेशनशिप वेस्ट के साथ में और ज्यादा स्ट्रांग है। और यही चीज हमारे प्राइम मिनिस्टर पे है, कहीं ना कहीं दारोमदार है कि G7 समिट आपने रखी, और ये एक अपॉर्चुनिटी भी आपके सामने ओपन कर रहा है कि जहां पर आपकी जो पीछे की जो प्रॉब्लम रही हुई है उनको प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करो, और एक डेमोक्रेटिक फ्रीडम को लेकर के जो माहौल बना हुआ है ना वर्ल्ड में, जिसमें अभी आप देखोगे एक नेक्स्ट ये जो डी राजा जी का जो आर्टिकल है ना, सेडिशन को खत्म करो, तो उसमें क्या है, एक रिपोर्ट को वो कोट कर रहे हैं। उस रिपोर्ट का बताता हूं मैं आपको, फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है, फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2021। बोले उसमें इंडिया को फ्री से पार्शियली फ्री कंट्री के तौर पे कंसिडर करना शुरू कर दिया है। तो ऐसी परिस्थितियों में क्या हो गया, इंडिया का डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर डाउन जाना एक माहौल बना हुआ है इंटरनेशनली। बोला एक तो ये इमेज ठीक करनी पड़ेगी, दूसरी वेस्टर्न डेमोक्रेसीज के साथ में हमें ग्लोबल इश्यूज पे कोलैबोरेट करने की जरूरत है। तो ऐसे में एक अपॉर्चुनिटी है कि जो पहले जो एक माहौल था जब हम नए नए इंडिपेंडेंट कंट्री बने थे, उस टाइम पर हमें जिस तरीके का ट्रीटमेंट मिलता था उससे बिल्कुल डिफरेंट ट्रीटमेंट आज हमें मिलेगा। इस अपॉर्चुनिटी को हमें ग्रैब करना चाहिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, अ लेसन फ्रॉम पंजाब। देखो अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा जो परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स PGI जो लॉन्च किया गया है उसमें पंजाब ने फर्स्ट रैंक गेन की है। आज अगर हम पिछले 2 दशकों की अगर बात करें तो एक पैराडॉक्स का सामना हम लगातार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्ट्राडिक्शन होता चला जा रहा है कि एक तरफ तो हम एजुकेशन को एक्सपेंड भी करना चाह रहे हैं पर क्वालिटी में प्रॉब्लम आ रही है। तो यही चीज कहीं ना कहीं बहुत बड़ा सवाल है। देखो
क्वालिटी एजुकेशन की डिमांड अब बढ़ती चली जा रही है। आज हर माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे अच्छी एजुकेशन प्राप्त करें। तो स्कूल में एनरोलमेंट रेट है वो तो देखो लगातार बढ़ रहा है। जब से राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 आया है ना, तब से लेकर अब तक आज देखोगे तो अच्छा खासा एडमिशन आ रहा है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो है वो लगातार बढ़ रहा है, बच्चे जो हैं वो ज़्यादा एडमिट कर रहे हैं स्कूल्स में। पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, एनुअल सर्वे जैसे कि असल रिपोर्ट्स की अगर बात करें तो वहां पर रीडिंग, राइटिंग और अरिथमेटिक स्किल्स की अगर बात करें तो वहां पर बच्चे बहुत बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, चाहे उन्होंने 8 से 10 साल क्यों ना बिता दिए हों स्कूल में। तो जो पॉलिसीज हैं वो इस तरीके की होनी चाहिए कि ये जो पढ़ाई कराने की जो डेफिसिट है, पेडागोजिक डेफिसिट्स हैं, इनको हमें ठीक कराने की ज़रूरत है। आज देखोगे अगर आप लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जहां पर भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है ना, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करो या फिर आप लोकल विलेज लेवल की बात करो, अगर वहां पर सही तरीके से मैनेज किया जा रहा है एजुकेशन सिस्टम को तो वहां पर आउटकम अच्छा मिल रहा है। और यही वजह रही है पंजाब की सक्सेस के पीछे। जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिलीज की गई, जिसमें 70 पैरामीटर्स में पंजाब ने शानदार परफॉर्मेंस दी है और आप देखोगे स्टेट ने टॉप किया है इस लेटेस्ट रैंकिंग में। पंजाब जो स्टेट कहीं ना कहीं एक चीज पे डिपेंडेंट है वो है एग्रीकल्चर, आज वहां पर एजुकेशन जैसे अगर परफॉर्मेंस में वो टॉप पे आ रहा है, इसका मतलब काबिल तारीफ काम किया, उनको देख करके दूसरे स्टेट्स को भी लर्न करने की जरूरत है। जिसमें टीचर्स की पोस्टिंग को लेकर के देखो कि जहां पर टीचर्स की कमी है वहां पर ज्यादा टीचर्स वाली लोकेशन से रिलोकेट किया जाए। उनको बॉर्डर एरियाज में फिक्स कर दिया था कि भाई 2 साल तो हर एक टीचर को देने ही पड़ेंगे अपनी पूरी सर्विस के कम से कम। तो ऐसे में क्या हो गया, जो बिल्कुल रिमोट एरियाज थे, गांव थे, वहां पर भी एजुकेशन अच्छी मिल पाई। इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्ट दिया गया, चाहे डिजिटल प्लेटफॉर्म हो या फिर एकदम जो फिजिकल प्लेटफॉर्म्स हो, उन पर भी ये ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट किया गया। गवर्नमेंट स्कूल्स में एनरोलमेंट आप देखो 15% तक इंक्रीज हो गया है, जो कि अपने आप में बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, चाहे पेंडेमिक की बात ही क्यों ना, जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टिंग टाइम अभी निकल रहा है। आप देखोगे कि ये जो रिफॉर्म्स लाए गए हैं इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया है वहां के एडमिनिस्ट्रेटर कृष्ण कुमार करके, वहां के एजुकेशन सेक्रेटरी हैं। उनका स्टेटमेंट देखा भी था हमने इंडियन एक्सप्रेस की, जो हम न्यूज़ डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने ये कहा कि हमने ये सारे एफर्ट्स लगाए जिसके चलते हमें रिजल्ट मिला और आज हमारा 5वीं तक का बच्चा जो है वो फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, इंग्लिश पढ़ लेता है। कहने का मतलब ये है कि जब एडमिनिस्ट्रेटर्स अच्छा काम करते हैं ना, ब्यूरोक्रेट्स अच्छा काम करते हैं, तो रिजल्ट अपने को डेफिनेटली मिलता है। आज परिस्थितियां देखो कि पिछले 4 दशकों में ग्रीन रेवोल्यूशन का जो लीड करने वाला स्टेट था वो आज कहीं ना कहीं 2 से 4 स्टेट्स के पीछे हो गया है। मतलब जब 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो फायदा किसको हुआ था, मेनली ये जो पंजाब हरियाणा वाला रीजन था ना, इनको बहुत हुआ था। तो आज ये स्टेट्स जो हैं वो पीछे हो चुके हैं इनसे आगे, और दूसरे कंट्रीज पर दूसरे स्टेट्स हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं। एग्रीकल्चर इनकम है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है। उसके पीछे वजह क्या है, एक तो फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड, कि एक पिता के पास में 100 एकड़ जमीन थी तो 5 बेटों में 20-20 एकड़ जमीन बट गई, तो ऐसे में उनकी इनकम डाउन हो गई। सॉइल क्वालिटी, इतना फर्टिलाइजर अप्लाई करते हैं जिसके चलते खेती बैक टू बैक, ठीक है, चावल की फसल करते हैं वो दो तीन, तो ऐसी परिस्थितियों में तो बिगड़ेगी हालत। आप देखते हो स्टबल बर्निंग क्यों की जाती है, जब ये दिल्ली में हम स्मोक का इशू देखते हैं, उसके पीछे वजह क्या है, वजह वही है कि वो आग लगा देते हैं स्टबल्स को। डिक्लाइनिंग वाटर टेबल है उसके चलते। ऐसे में बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं फार्म में काम करें या फिर अपने फ्यूचर को सेव करें, तो ऐसी परिस्थितियां बन रही है। दूसरा, डीपीजनाइजेशन का मतलब हो गया कि आप जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स हैं, एग्रीकल्चरिस्ट हैं, आप उनको वहां से रिमूव कर रहे हो ऐसी परिस्थितियों, क्योंकि कॉर्पोरेट्स का काम होने लग गया ना, तो छोटे फार्मर्स के पास में ऑप्शन नहीं रहता। तो ऐसे में वहां पंजाब में एक तरफ स्ट्रेस है तो दूसरी तरफ फिर एजुकेशन का ऑप्शन अच्छा दिखा तो बच्चे अपने आप ही ज़्यादा से ज़्यादा जाने लग गए। वो बात ठीक है कि पंजाब अभी भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा परेशानियों से घिरा हुआ है, जिनमें से एक परेशानियाँ वहाँ के लोगों की या वहाँ के यूथ का जो ड्रग्स का कंज्यूम करना है वो अभी भी ख़त्म नहीं हो रहा है। उस पर काम करने की ज़रूरत है। पर फिर भी अगर एक डिसल्ट्रेटिंग फार्म इकोनॉमी को आपने अगर कैप्चर किया और दूसरे सेक्टर्स में अगर वो अपनी करियर को कंटिन्यू करें तो वो चीज़ बहुत सही रहती है। तो ऐसे में पीजीआई इंडेक्स में परफॉर्म करना बहुत सही है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में कोई यही नहीं था कि केवल और केवल स्मार्ट स्कूल्स ही बनाई गई है। आप यहाँ पर देखो केवल स्मार्ट स्कूल बनाई गई हैं, वो केवल टेक्नोलॉजी सेंटर ही नहीं रही है। आप इसमें देखो स्कूल में जितना भी स्पेस है, चाहे डोर्स हो, विंडोज़ हो, क्लासरूम्स हो, वहाँ पर भी लर्निंग रिसोर्सेज, वहाँ पर भी इस तरीके की क्रिएटिव चीज़ें बनाई गई हैं कि जिससे कि बच्चे लर्न कर सकें डेली बेसिस के ऊपर। और यही चीज़ कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी में एनविसाज भी किया हुआ है।
और पंजाब जो है वो दूसरे स्टेट्स के लिए लेसन देता है। इसको लर्न करने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है अ क्रिएटिव एंड लोकल वैक्सीनेशन पुश। ये आर्टिकल देखो लिखा गया है राजेश्वरी सहाय और सात्विक मिश्रा के द्वारा, और इन दोनों के बारे में अगर आप देखो तो राइटर्स हैं, सहाय तो जो हैं वो यंग प्रोफेशनल हैं कम्युनिकेशन से रिलेटेड, और दूसरे मिश्रा जी जो हैं वो मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन को लीड कर रहे हैं नीति आयोग में। व्यूज़ आर पर्सनल, ये आप ध्यान रखें। पर इसमें सजेशन है कि एक तो केस स्टडी है बिलाड़ी की, एक रिमोट विलेज महाराष्ट्र में, ठीक है, नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट में है। तो वहाँ पर बोले गांव में बहुत ज़्यादा हेजिटेशन है वैक्सीन को लेकर के। तो आप देखोगे वहाँ पर वैक्सीन को प्रमोट करने के लिए एक ये जो एक मिस इन्फॉर्मेशन या डिसइंफॉर्मेशन का जो माहौल बना हुआ है जिसके चलते लोग डर रहे हैं, तो उसको ख़त्म करने के लिए वहाँ की जिला परिषद की प्राइमरी स्कूल्स ने बहुत अच्छा काम किया, जिसमें मेन लीडर का नाम है यहाँ पर सचिन पाटकी। सिमिलरली आप देखोगे बिलाड़ी के पास में दूसरा एक और गांव है बगदरी, वहाँ पर जो स्कूल प्रिंसिपल हैं उन्होंने कैंपेन किया, अलग अलग भेष बना करके जाते रहते थे, कभी कभी किसी पादरी के रूप में, कभी डॉक्टर के रूप में, कभी पुलिसमैन के रूप में, और लोगों को अवेयर करते रहे। आप देखोगे वहाँ पर वैक्सीन ड्राइव शानदार चल रही है। तो कहने का मतलब लोकल्स को आप एम्पावर करो, उनको इनोवेटिव मैनर में कहीं ना कहीं एक तरीके से एनकरेज करो कि कैसे भी करके वो अपने आसपास के लोगों को कन्विंस कर सके कि भाई वैक्सीन जो है वो आपके फ़ायदे के लिए है। इसके अलावा अगर सरकार की बात करें, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के द्वारा अगर लोकल विसिनिटी में कैंप लगा दिए जाएं, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, लोग कैंपों में फिर इजीली पहुंचेंगे, वैक्सीनेशन ले सकेंगे। तो अभी क्या है देखो, 7 जून से अभी अनाउंसमेंट हो गया है कि 21 जून से अब 75% वैक्सीनेशन का भार सेंट्रल गवर्नमेंट उठाने वाली है, 25% प्राइवेट सेक्टर के पास में रहेगा। तो इसी चीज़ को कहीं ना कहीं आप देखो, आप एक सही तरीके से अब आप एक तरफ तो सप्लाई कर दोगे, पर लोगों के मन में अगर डर बैठा रहा तो क्या वो वैक्सीन लगवाएंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो इस चीज़ पर काम करने की ज़रूरत है। तो ऐसे में ये जो चैलेंजेस हैं, एक तो वैक्सीन हेजिटेंसी और एक ये फोकस की जो ज़रूरत है कि कहाँ पर डिजिटल डिवाइड है या कहाँ पर प्रायोरिटी सेक्शन, एक तो वैक्सीन हेजिटेंसी को ख़त्म करो और दूसरा डिजिटल डिवाइड को टैकल करो। ठीक है, डिजिटल डिवाइड का हमें पता ही है कि कोविन को शुरुआत में किया गया था कि भाई आप पहले रजिस्टर करो, फिर स्लॉट बुक करो, उसके बाद में आपका काम होगा। तो पॉइंट यहाँ पर आ जाता है, इन दोनों को करेक्ट करना ज़रूरी है। तो देखो WHO के हिसाब से अगर देखें तो BESD दैट मीन्स बिहेवियरल एंड सोशल ड्राइवर्स, इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि वन साइज फिट्स ऑल वाला मेथड हम ना लगाएं कि भाई एक गांव में काम कर गया वो मेथड, वो सारा ही काम करेगा। जी नहीं, हमें वहाँ की लोकल इश्यूज़ को ध्यान में रख करके फिर काम करना पड़ेगा। साथ में लोगों को मोटिवेट करने की ज़रूरत है कि आपकी जो साइकोलॉजी में जो डर बैठा हुआ है वो डर सही नहीं है। और साइकोलॉजी को करेक्ट करने का रिजल्ट ये रहा कि इजराइल और USA ने अपनी बहुत सारी जनता को वैक्सीनेट कर भी दिया है और मास्क फ्री होने वाला है USA कुछ दिनों के अंदर अंदर। तो यही चीज़ डिसइंफॉर्मेशन और मिस इन्फॉर्मेशन के चलते जो फैल रही है इंडिया में, उसको भी करेक्ट करने की ज़रूरत है। हमने देखा था कल परसों एक आर्टिकल मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन का, उपेंद्र बख्शी जी का। तो डिसइंफॉर्मेशन उन्होंने क्या बताई थी वहाँ पे कि अगर कोई इंटेंशनली गलत इन्फॉर्मेशन फैलाए जिससे कि कैओस हो, माहौल बिगड़े, और मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब आप अनइंटेंशनली, आपको पता नहीं है, बस आप फॉरवर्ड कर रहे हो मैसेज को, तो वो मिस इन्फॉर्मेशन है। तो इसके चलते कहीं ना कहीं हार्मफुल इफेक्ट आते हैं इनके, तो इनको करेक्ट करने की ज़रूरत है। तो बिलाड़ी और ये जो हमने अभी एग्जाम्पल देखे गाँव के, बोले इनसे हमें लर्न करने की ज़रूरत है। इसके अलावा लोकल लैंग्वेजेस में आप ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करो इन्फॉर्मेशन को, या चाहे उसके लिए नाटक, नुक्कड़, इनके ऊपर काम करो, म्यूजिक चलाओ इनसे बेस्ड। जैसे छत्तीसगढ़ का इंदौर है, वहाँ पर बहुत सारा काम किया जा रहा है, इस तरीके से लोकल लैंग्वेजेस में कम्युनिकेट किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके अलावा एक स्टेक होल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है, आशा वर्कर्स, इनका भी काम किया जा सकता है। ANMs जो ऑक्सिलरी नर्स मिडवाइव्स हैं, ANMs है, उनका भी आप यूटिलाइजेशन कर सकते हो, जो कि घर में जा करके, कम्युनिटी में जा करके अपना रोल प्ले कर सके। इसका बेस्ट एग्जांपल है रामगढ़ डिस्ट्रिक्ट हो गया झारखंड का, और गढ़चिरौली हो गया महाराष्ट्र का, जहां पर इनको अच्छे से काम किया गया और वैक्सीन हेजिटेंसी को बहुत हद तक रिड्यूस करने में सक्सेस भी मिली है। इसी तरीके से हमें कुछ सोल्यूशंस पे भी काम करना पड़ेगा, वो है डिजिटल डिवाइड को टैकल करने का। इसका तरीका क्या बता रही है राइटर कि आप एक मिस कॉल फैसिलिटी का काम करो ना। लोगों के पास में फोन कनेक्शन तो है, मिल जाएगा आपको, मोर और लेस मिल ही जाएगा। हाँ, स्मार्टफोन और इंटरनेट की प्रॉब्लम है तो उनको आप नंबर अवेल, जैसे आपने हेल्पलाइन नंबर 1075 दिए हैं कि जिनके पास में
इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, वो लोग 1075, अमिताभ बच्चन की जिनकी आवाज़ आती रहती है तो वो बोलते हैं ना कि हेल्पलाइन नंबर 1075 पर कॉल कर सकते हो आप। तो इसी तरीके से बोला मिस्ड कॉल फैसिलिटी आप अवेल कर दो ना, जिससे कि जिन लोगों के पास में इंटरनेट नहीं है वो मिस कॉल दे दें, तो मिस कॉल देने से फिर बाद में आप उनको शॉर्ट लिस्ट कर लो और फिर उसके हिसाब से आप जो रिसोर्सेज की कमी है उनको आप इजीली आप ऑप्टिमाइज कर सको, प्रॉपरली आप यूज़ कर सको। तो इससे क्या हो जाएगा कि वैक्सीन हेजिटेंसी से संबंधित कोई अगर क्वेश्चन हो तो वो हैंडल कर दोगे, अगर वैक्सीन ड्राइव की कहीं पे कमी है या फिर कहीं पे केसेस ज़्यादा आ रहे हैं तो उनको टैकल कर सकोगे। तो एक ये तरीका बताया जा रहा है। वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए अभी हमने देखा है कि कहीं ना कहीं पिन कोड का इनका यूज़ किया जा सकता है, सिटीजन्स कोई भी आईडी ले जा सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो डिसेबल्स हैं, दिव्यांग्स हैं, उनके लिए भी अच्छी फैसिलिटी करनी ज़रूरी है, क्योंकि उन लोगों वो एक वल्नरेबल सेक्शन में कंसिडर होते हैं और वल्नरेबल सेक्शंस की वेलफेयर करना हमारे लिए प्राइम एक फोकस होना चाहिए। इसके अलावा देखो बेनिफिशियरीज की बात करें, रूरल एरियाज की बात करो तो वहाँ पर आपके पास में और ऑप्शंस है, जैसे कि बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स, ये जो आप देखते हो ना बैंक मित्र जिनको बोला जाता है गाँव में, तो वो रूरल एरियाज़ में क्या करते हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए वो एटीएम मशीन, ये जो आती है ना पीओएस, पॉइंट ऑफ सेलिंग मशीन, वो ले जाते हैं और वहीं की वहीं पे थंब ले लिया आधार कार्ड के बेसिस पे, फिर पैसे निकाल के दे देते हैं वहीं की वहीं। वो बैंक के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उनका काम क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट करना, कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो इंश्योरेंस या बैंकिंग से इनसे कनेक्ट हो। तो ऐसे लोगों को आप यूज़ कर सकते हो, ऐसे लोगों को आप ट्रेनिंग करो। इससे क्या होगा, उनका देखो लोगों से कनेक्शन भी तो बहुत है ना, वो लोग मिलते जुलते रहते हैं तो उनकी बात सुनी भी जाएगी। सिमिलरली स्वच्छ भारत मिशन का एक्सपीरियंस कितना शानदार रहा है कि हमने कैसे बिहेवियरल चेंज किए हैं, जिसमें बहुत सारे मेसन्स का रोल रहा, कारीगरों का, स्वच्छ ग्रहियर्स का, सरपंचों ने मिलकर के, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स ने, जिला प्रेरक ने, ब्रांड एम्बेसडर्स ने कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया लोगों को कि भाई ओपन डेफिकेशन फ्री होना है इंडिया को, नहीं तो हम बीमारियों से लड़ नहीं पाएंगे। तो यही चीज़ हम कहीं ना कहीं वैक्सीन हेजिटेंसी को मिटिगेट करने के लिए भी कर सकते हैं। तो ये कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ थे, केस स्टडी में आप लिख सकते हो, ज़रूर लिखना, ठीक है। तो डिस्कशन में देखो इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।